हेलो एंड वेलकम टू द देजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देजू क्लासेस में स्वागत है। चलिए, बोर्ड का एग्ज़ाम का डेट जो है वो नज़दीक आ गया है और आपका एग्ज़ाम जो है वो 6 तारीख से शुरू होने वाला है। फिजिक्स का आपका पेपर जो है वो 16 फरवरी को है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स जो क्वेश्चंस हैं उसकी तैयारी हेतु वीवीआई क्वेश्चंस को लेकर के उपस्थित हुए हैं। मेरा दावा है कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से जो जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं उसको आप आसानी से एग्ज़ाम में हल कर पाएंगे। ठीक है, तो एक काम कर लीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बोर्ड परीक्षा की संपूर्ण तैयारी हेतु, है ना, आपका जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स है, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगी वो आपके कराए जाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले भी आपका इस पे मॉडल सेट आएगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो मेरा दावा है कि आप 80% मिनिमम आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, आराम से। 100% तो नहीं कहेंगे, 100% तो वो बढ़ा चढ़ा करके बोलना हुआ, है ना, उसका कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, आप 80% मिनिमम कर पाएंगे क्वेश्चंस को, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप 100% कर पाएंगे, ये गारंटी है। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग। इफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 1 नैनोकूलम, यदि किसी पिंड पर आवेश जो है वो 1 नैनोकूलम है तो वस्तु पर कितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी? ठीक है, चलिए, तो कितना है? 1 नैनोकूलम। चलिए देखते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। टोटल जो है चार्ज है वो कितना है? 1 नैनोकूलम। ठीक है, तो Q बराबर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Ne। ठीक है, क्वांटीकृत। Q कितना है? 1 नैनोकूलम। 1 नैनोकूलम इन द सेंस 1 × 10⁻⁹ इज इक्वल्स टू एन इंटू ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ से क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 × 10⁻⁹ बाई 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, 9 से ये काटोगे तो कितना हो जाएगा? -10। 1.6 से 1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.625, है ना। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? 0.625 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अगर ये डेसिमल, एक डेसिमल इधर जाएगा तो ये क्या होगा? अ, एक मिनट, ये जो -10 नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +10। तो जब ये डेसिमल इधर जाएगा, है ना, तो ये 10 क्या हो जाएगा? 9। तो क्या हो जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻, यहाँ पे लिख देते हैं 6.25 इंटू 10⁻9। ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। क्लियर है? चलिए देखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, 6.25 इंटू 10⁻9। ठीक है, क्लियर है? तो इससे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर 1 कूलम सीधे रहता तो क्या हो जाता? 6.25 इंटू 10⁻18। 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, चलिए, आई होप इससे अगर प्रश्न आएंगे तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किरचॉफ जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ का संधि नियम, किरचॉफ का कितना रूल है? 2 रूल है। एक है जंक्शन रूल और दूसरा है लूप रूल, लूप नियम। ठीक है, तो जंक्शन रूल क्या कहता है कि जितने भी नंबर ऑफ एक पॉइंट पर एट ए जंक्शन, है ना,
जितना भी धारा आ रहा है वो क्या हो जाएगा, टोटल सम हो जाएगा। तो जितना आने वाला जो धारा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जाने वाले धारा के। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, I1, यहाँ पे आ रहा है I2 और यहाँ पे जा रहा है I3। तो ये जो I3 है यानी इस पॉइंट पर I3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। क्यों, I1 I2 आ रहा है और I3 क्या हो रहा है, जा रहा है। तो जितने भी धारा आएंगे उनका सम जितने जाने वाले धारा रहेंगे उसके इक्वल होगा। क्लियर है। चलिए, तो एक मॉडल सेट में भी इससे क्वेश्चन है, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या था। जैसे मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, फिर इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए 2 एम्पियर, यहाँ पे 3 एम्पियर, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 एम्पियर, यहाँ पे पूछा जाएगा कि कितना एम्पियर होगा, आई मान लीजिए। तो 2 और 3 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 5 जुटेगा। तो यहाँ कितना जाएगा, 5 जाएगा। 5 जब जाएगा तो यहाँ पे भी फिर यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यहाँ 1 चला गया तो कितना बचा, 4। तो ये कौन सा रूल है, जंक्शन रूल। ठीक है। दूसरा क्या है, लूप रूल। लूप रूल क्या कहता है, लूप नियम क्या कहता है कि टोटल ईएमएफ जो होगा क्लोज सर्किट में वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, टोटल ईएमएफ जो होगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है। तो जो जंक्शन रूल है, ठीक है, वो किस पे है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। किस पे है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और जो लूप रूल है वो क्या है, किस पर है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के संरक्षण पर कौन सा, लूप वाला, और आवेश पर कौन है, जंक्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C आर एडेड इन सीरीज कनेक्शन, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। ठीक है, तो किस में क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में क्या हो जाएगा, 1/C बराबर क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, ये क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/CR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/C, क्योंकि सब टोटल क्या है, कैपेसिटेंस C है, 1/C प्लस 1/C। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 3/C। तो 1/CR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/C। तो CR की वैल्यू क्या हो जाएगी, C/3। ठीक है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, C/3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 charges of equal magnitudes kept at a distance are exert a force F on each other. If the charges are halved and the distance between them is doubled, then the new force acting on each charge is। क्या है, आर दूरी पर रखे समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर एफ बल लगाते हैं। ठीक है, दो चार्ज है और दोनों दोनों आवेश जो है वो एक दूसरे पर कौन सा बल, एफ बल लगा रहे हैं। ठीक है, यदि आवेशों को आधा कर दिया जाए, मतलब इसका Q है, Q1 है और ये Q2 है, तो अब आधा कर दिया जाए, यानी Q1/2 कर दे और Q2/2 कर दे, और उनके बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए। यहाँ इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है, तो इसका दुगना कर दिया जाए, यानी 2R कर दिया जाए। तो प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नया बल है। ठीक है, चलिए आते हैं इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एफ है वो क्या हो जाएगा, Q1 Q2/R²। यहाँ के मान लीजिए कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के मान लेते हैं। अब एफ
न्यू F1 कर देता है, जो न्यू F है वो क्या हो जाएगा के Q1/2 इंटू Q2/2 बाई आर की जगह पे क्या हो जाएगा 2R का स्क्वायर। क्लियर है? दैट इम्प्लाइज के Q1 इंटू Q2/2, टू जा क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4R²। अब के Q1/Q2 ये क्या है फोर्स, ये पहला वाला फोर्स। तो F1 ये F1 आ रहा है, यानी F1 बराबर क्या हो गया F, ये पूरे को क्या बोलेंगे F बोलेंगे, जो इनिशियल फोर्स है, बाई ये 4 जा कितना हो जाएगा 16, 4×4 = 16। तो जो फोर्स होगा नया फोर्स वो कितना हो जाएगा F/16। कब? जब चार्ज को आधा कर देंगे, आवेश को आधा कर देंगे दोनों को, और जो उसके बीच की दूरी है उसको दुगना कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी F/16। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इन पैरेलल। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एमीटर जो होता है, ठीक है, एमीटर जो है वो क्या होगा सीरीज में कनेक्टेड होगा, ये एमीटर होगा। और वोल्टमीटर हमेशा कहाँ होता है पैरेलल में। ठीक है, एमीटर क्या होता है सीरीज में कनेक्टेड होगा, यानी श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर किस में होता है समांतर क्रम में। तो इसका आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या हो जाएगा एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इन पैरेलल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, बायोट सावर्ट नियम का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो डी बी इक्वल्स टू क्या हो जाता है μ0/4 पाई, है ना, डी यानी IDL/R²। अब इसके वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में ये तो है नहीं, तो ये आ जाएगा वेक्टर फॉर्म। तो डी बी ठीक है, μ0/4 पाई ठीक है। IDL करंट कहाँ गया, इसमें करंट नहीं है तो खत्म हो गया ये। चलिए, इसको देखिए, डी बी μ0/4 पाई, IDL तो है, क्रॉस आर वेक्टर है, लेकिन जब आर वेक्टर होगा तो ये क्या हो जाएगा R³ हो जाएगा। क्यों? है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है R² इंटू R कैप होगा ये। तो आर कैप को क्या लिखेंगे R वेक्टर/R, है ना। तो ये क्या हो जाएगा IDL गुण इंटू R/R³। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निगेटिव। किसके लिए चुंबकीय सुग्राहिता यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होगा वो ऋणात्मक होगा? किसके लिए? पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक के लिए, या पैरामैग्नेटिक के लिए, या फेरोमैग्नेटिक के लिए, या डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय, और फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या हो जाता है जो हाईली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा किसको, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हो उसको। पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट करेगा, और डायमैग्नेटिक वीकली रिपेल करेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती जो है वो फेरोमैग्नेटिक में पॉजिटिव होता है और ज़्यादा होता है, पैरामैग्नेटिक में पॉजिटिव होता है लेकिन थोड़ा कम होता है, 0-1 के बीच। और ये जो जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल है उसमें क्या होता है निगेटिव होता है, क्या होता है ऋणात्मक होता है। कौन? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रति चुंबकीय पदार्थ। इसका चुंबकीय सुग्राहिता जो है यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल इज, किसी धातु का परावैद्युतांक जो होता है, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट E/ε0। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है अनंत होता है।
क्या होता है? अनंत होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटल इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटल इज जीरो। ठीक है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड मेटल इज जीरो। दैट्स वाई द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल इज इनफाइनाइट। किसी धातु का परावैद्युतांक जो होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट, ठीक है, तो क्या होगा? एम्पियर, फैराडे, हेनरी, वेबर। तो एम्पियर किसका है? एम्पियर किसका है? धारा का। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? हेनरी। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी हेनरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट अ डिस्टेंस, ठीक है, आधा कर दिया जाए, उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है। चलो सेम सेम क्वेश्चन है, तो F/16 है ना। चलिए रिपीट हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए। द रेजिस्टेंस ऑफ ए क्लोज सर्किट इज 10 ओम। रेजिस्टेंस कितना है क्लोज सर्किट का? 10 ओम। रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। इन दिस सर्किट फ्लक्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फाई इक्वल्स टू है 60 स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। तो एट t इक्वल्स टू 0.25 आई की वैल्यू आपको निकालना है। ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी फाई बाई डी टी। ई इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/r डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी यानी इसका डिफ्रेंसिएशन। चलिए इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। 1 मिनट। क्वेश्चन क्या है? 60 स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। 60 स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1, ये क्या है? फाई है। तो डी फाई बाई डी टी ये कितना हो जाएगा? 60 स्क्वायर है तो 6×2 = 12t, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस 5t है तो क्या हो जाएगा? केवल 5, 1 का 0 हो जाएगा। तो डी फाई बाई डी टी कितना हो जाएगा? 12t माइनस 5। ठीक है, अच्छे। फिर देखिए, यानी डी फाई बाई डी टी कितना हो गया? 6×2 = 12 माइनस 5, तो यानी 12t माइनस 5। ठीक है, अब ये क्या है? सर्किट में t इक्वल्स टू 0.25, तो 0.25 पर क्या हो जाएगा? 12 इंटू 0.25 - 5 कितना हो जाएगा? 12×5 = 60, 12×2 = 24 और 6 = 30, यानी 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा? -2। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। तो क्या हो जाएगा? -2, तो क्या हो जाएगा? +2। तो E इक्वल्स टू कितना आ गया? 2। तो V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। इक्वल्स टू IR, यानी IR इक्वल्स टू कितना आ गया? 2। अब I की वैल्यू आपको निकालनी है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? 2/r। R क्या हो जाएगा? 10। तो I बराबर क्या हो जाएगा? 2/10। तो 10 क्या हो जाएगा? 0.2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 0.2 एम्पियर। क्लियर है कैसे किए? पहले डी फाई बाई डी टी निकाल लिए। ई इक्वल्स टू क्या हो जाता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो डी फाई बाई डी टी निकाल लिए, उसके बाद इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई आर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट इज आई नॉट, इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी, तो क्या हो जाता है? आई नॉट बाई रूट 2। आई नॉट बाई रूट 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एनर्जी डिसिपेटेड इन LCR सर्किट
ठीक है। तो एलसीआर सर्किट में एनर्जी डिसिपेटेड, तो एनर्जी डिसिपेटेड यानी ऊर्जा की क्षति हो रही है, यानी पावर जो होता है अक्रॉस एल और सी कितना हो जाता है, जीरो। क्यों, V इंटू आई इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर, यानी फाई क्या है, फेज डिफरेंस। तो अक्रॉस एल जो होता है फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई/2, तो ये हो जाएगा जीरो। अक्रॉस सी भी फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई/2, तो क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अक्रॉस आर जो होता है फेज डिफरेंस कितना होता है, जीरो। फेज डिफरेंस यानी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, किस में, अक्रॉस आर। ठीक है। तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा, 1, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI। तो RMS होता है लेकिन VI लिख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी डिसिपेटेड इन LCR सर्किट इन ओनली R, जब R रहेगा तब। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज़ अ मिनिमम वेवलेंथ। तो टोटल वेव जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी यहाँ से स्टार्ट कीजिए गामा से, गामा, एक्सरे, UV, ठीक है, विजिबल, इंफ्रारेड, ठीक है, माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है वो इंक्रीज हो रही है नीचे, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज। तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसका होता है, गामा का, और सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, गामा का। ठीक है। उसके बाद एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। क्लियर है। तो इसका सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसका हो जाएगा, तो मिनिमम वेवलेंथ गामा रे का। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका हो जाएगा, तो गामा रे का। ठीक है। चलिए यहाँ पे है, आप इसको देख लीजिए, क्या है, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और वेवलेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है किधर से, गामा से रेडियो वेव तक, और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, when convex lens whose refractive index is 1.5 and focal length f is immersed in water, है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वाटर का 4/3, देन इट्स फोकल लेंथ, तो इसका फोकल लेंथ पर क्या असर होगा। ठीक है। तो हमको पता है लेंस मेकर फार्मूला से 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/r1 माइनस R2 को मान लो ये सबको कांस्टेंट रख देते हैं, तो 1/f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1.5। मान लीजिए कि पहले एयर के रिस्पेक्ट में कन्वेक्स लें, तो उसके एयर का मान लेते हैं 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5, यानी 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 0.5। ठीक है। अब क्या हो गया, अब इसको पानी में डाल दिए, तो पानी में जब डाले तो क्या हो जाएगा, 1.5 लेंस का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा, 4/3। 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, 4.5/4 माइनस 1, म्यू-1, तो म्यू-1 यहाँ पे रख के देख रहे हैं। ठीक है। तो 4.5 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 0.5/4। अब 1/f बराबर 0.5/4, तो पहले में 1/f की वैल्यू क्या आ रही है, 0.5। अब कितना हो रही है, 1/f की वैल्यू कम हो गई, है ना, पहले से अब कम हो गई। तो यानी क्या हो रहा है, 1/f क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। 1/f क्या कर रहा है, डिक्रीज, कम हो रहा है। तो f क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है। 1/f डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, f क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है। तो बिकम्स ग्रेटर देन f, क्या हो जाएगा, f से बड़ी हो जाती है, कब, जब उसको पानी में डुबाया जाता है तब। जिसका जिसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, जिसका जिसका
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक अधिक होगा, उसमें अगर हम लोग डुबाएंगे तो उसकी जो एफ होगी वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड द 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो वाटर का क्या हो जाएगा 4/3 और ग्लास का क्या हो जाएगा 3/2। तो 4 2 8/3 3 9। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वॉज गिवन बाई, द्वितीयक तरंगिकाओं का अवधारणा किसने दी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हाइगन्स ने। ठीक है, हाइगन्स प्रिंसिपल भी आपको पढ़ना सिद्धांत, तो किसने दी थी, हाइगन्स ने। चलिए नेक्स्ट। टू सोर्सेस ऑफ वेव्स आर सेड टू बी इनकोहेरेंट। तरंगों के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं यदि क्या क्या है, दोनों से उत्पन्न, ठीक है, तरंगाग्र समान आकृति के होते हैं, सेम शेप के होने चाहिए, दोनों समान तरंगदैर्ध्य की तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है, ये होना चाहिए। दोनों समान वेग की तरंगे उत्पन्न करते हैं, सेम वेलोसिटी। दे दोनों समान तरंगदैर्ध्य की तरंगे जिसमें, है ना, नियत फेज डिफरेंस, कलांतर, नियत कलांतर रहता है, उत्पन्न करते हैं। तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ठीक है, सेम वेवलेंथ, है ना, लेकिन कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोड्यूसेस, बोथ प्रोड्यूसेस वेव ऑफ द सेम वेवलेंथ हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम ए सोर्स surface starts only when the incident light on the surface has a certain। अब इंसिडेंट लाइट जो होना चाहिए वो सरफेस पर कैसा होना चाहिए, तो इंसिडेंट लाइट जो होगा वो क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से क्या होना चाहिए, अबव होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो न्यूनतम आवृत्ति से जब अधिक होगा, है ना, तो वो हो जाएगा, तब एमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए। If the frequency of incident light is doubled in the experiment of photoelectric effect, then the stopping potential will become। यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो निरोधी विभव हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या कर रहा है, रोक रहा है उसको। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होना चाहिए, अगर आप डबल कर देंगे तो उससे अधिक होना चाहिए, डबल से अधिक होना है, अगर ट्रिपल कर दिया तो ट्रिपल से अधिक होना चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल शुड बी ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर उसको डबल कर दिया गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मोर देन ट्वाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट, आर एच का डायमेंशनल फार्मूला, तो आर एच बराबर क्या हो जाता है, 1/मीटर। ठीक है, यानी पर क्या है, पर मीटर। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, पर मीटर है तो एल एम टी, तो लेंथ क्या हो जाएगा पर, और मास क्या हो जाएगा 0, और टाइम भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो m0 t0 एल के ऊपर -1, तो m0 t0 एल के ऊपर -1। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन अल्ट्रावायलेट रेंज। तो यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में से निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला जो है वो पराबैंगनी रेंज में है। क्या क्या है, लाइमन है, बाल्मर है, पश्चिन है, ब्रैकेट है। ठीक है, तो लाइमन सीरीज कब होगा, जब ट्रांजिशन होगा कहाँ से, फर्स्ट यानी ग्राउंड स्टेट, यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक, या हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल तक। जब फर्स्ट एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी जाएंगे तो कब ऑब्जर्व करेंगे तब, और जब हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आ रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है एनर्जी को। ठीक है, तो लाइमन क्या हो रहा है, फर्स्ट एनर्जी लेवल पे, बाल्मर यानी सेकेंड पे, पर्शियन यानी थर्ड पे,
और ब्रैकेट यानी फोर्थ पे। फिर उसके बाद क्या है, पी फंड। ठीक है, चलिए। तो अब लाइमन सीरीज जो होते हैं, ठीक है, और ये फिर क्या है, बाल्मर सीरीज, पर्शियन सीरीज और ब्रैकेट। ठीक है, तो पर्शियन, ब्रैकेट, पी फंड, ये सारे जो हैं वो आपके इंफ्रारेड, इस पे हैं, इंफ्रारेड पे। ठीक है, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए ताकि आपको पता चले। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो लाइज इन अल्ट्रावायलेट रेंज क्या होगा, तो हमने बता दिया पर्शियन और ब्रैकेट और पी फंड ये तीनों क्या है, इंफ्रारेड है। तो अब दो बचा, एक विजिबल का और एक अल्ट्रावायलेट। अब लाइमन और बाल्मर में कौन होगा ये आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कौन सा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। तो गामा रे है ही, एक्सरे है ही, इंफ्रारेड है ही, कौन नहीं है, अल्फा रे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द नेम ऑफ द गिवन गेट इज, ठीक है, जो दिया हुआ गेट है उसका क्या नाम है। तो अगर ये गेट है तो इसको बोलते हैं हम लोग और, क्या बोलते हैं, और। अगर ये गेट है तो इसको बोलेंगे एंड, क्या बोलेंगे, एंड। अगर यहाँ पे सिंगल, ये नॉट, तो अगर यहाँ पे इसका नॉट लगा देंगे तो नॉट, एंड प्लस नॉट, तो इसको क्या बोलेंगे, नैंड, NAND। ठीक है, तो ये कौन सा गेट है, NAND। ठीक है, चलिए, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट MCQs थे, और फिर से हम लोग और क्वेश्चंस को लेकर के उपस्थित रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और उस नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके पास ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो हमने आपको दे रखा है और साथ ही ये भी क्वेश्चन है, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज फाउंड, पी टाइप सेमीकंडक्टर में किस तरह का इम्प्योरिटी जो होता है वो पाया जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी पॉजिटिव सेमीकंडक्टर, पक्का है यहाँ से आएगा पी टाइप और एन टाइप में। तो पॉजिटिव सेमीकंडक्टर, तो पॉजिटिव सेमीकंडक्टर अगर आपको बनाना है तो क्या होना चाहिए, ऐसा इम्प्योरिटीज जिसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, यानी ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटीज हम लोग मिलाते हैं, क्या बनाते हैं, ट्राई वैलेंट। तो जिसकी वैलेंसी 3 होगी वो क्या बनाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा, जिसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, पेंटा वैलेंट, क्या होना चाहिए, पेंटा वैलेंट। पेंटा वैलेंट का मतलब 5 जिसकी वैलेंसी हो, वैलेंसी क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में कितने तरह कौन सा इम्प्योरिटी मिलाएंगे हम लोग, जिसकी वैलेंसी 3 हो, जिसकी संयोजकता 3 हो। ठीक है, चलिए, तो ये आपके इंपॉर्टेंट MCQs थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।